ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। राहुल गांधी राहुल गांधी कौन राहुल? जिसका डीएनए पंडित जवाहरलाल नेहरू का था और जिसकी दादी आयरन लेडी यानी इंदिरा गांधी हुआ करती थी, जिसकी रगों में राजीव गांधी और सोनिया गांधी का खून दौड़ रहा था। उसे कभी कहा गया कि ये नेता राजनीति को बदल देगा और कभी तो बस ये एक मजाक बनकर रह गया। सॉरी। तो आइए आज उनकी पूरी कहानी समझने की कोशिश करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 19 जून 1970 को, जब राजीव गांधी के घर एक लड़के का जन्म होता है। नाम रखा जाता है राहुल गांधी। जब राहुल का जन्म हुआ उस वक्त उनकी दादी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हुआ करती थी। फिर कुछ सालों बाद राहुल गांधी का एडमिशन कराया जाता है दिल्ली स्थित कोलंबिया स्कूल में। बाद में वो 1981 में देहरादून के अंदर द डून नाम के एक स्कूल में चले जाते हैं। ये वहाँ का बेस्ट स्कूल था। जाहिर सी बात है, जिसकी दादी प्राइम मिनिस्टर हो वो तो हाई फाई स्कूल में ही पढ़ेगा और वहाँ वो अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे थे। तभी साल आता है 1984 का, जब इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है। अब देखो, प्राइम मिनिस्टर की हत्या होना कोई छोटी मोटी बात तो थी नहीं, तो राहुल गांधी को सिक्योरिटी रीजन की वजह से पढ़ाई छोड़ना पड़ जाता है। यहाँ तक कि सिक्योरिटी इतनी ज्यादा बढ़ा दी जाती है कि वो घर से भी बाहर नहीं निकल पाते हैं। फिर फाइनली 6 साल बाद 1990 में उन्हें पढ़ाई के लिए बाहर निकलना ही पड़ता है, तो वो यूएस से चले जाते हैं और हार्वर्ड में एडमिशन ले लेते हैं। वहीं उनकी दादी की हत्या के बाद उनके पिता राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। And like the young everywhere. बट किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। 1990 में हार्वर्ड में एडमिशन लेते हैं और उसके एक साल बाद ही 1991 में अगेन फिर से उन्हें पढ़ाई छोड़कर दिल्ली आना पड़ जाता है, क्योंकि उनके पिता की भी हत्या हो जाती है। Indian Prime Minister Rajiv Gandhi was assassinated. अब कुछ ही सालों में बैक टू बैक उनके परिवार में 2 मौतें हो जाती है, तो इससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। अब राहुल गांधी बाहर पढ़ाई के लिए भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू बन चुका था। तो राहुल गांधी क्या करते हैं कि वो अब अपना नाम और पहचान छुपाकर फ्लोरिडा चले जाते हैं, जहां वो रोलिन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं राहुल विंसी नाम से, और इसी नाम से वो वहाँ पहचाने जाते हैं। फिर फाइनली इंटरनेशनल रेजुलेशन पढ़ने के बाद 1995 में ट्रिनिटी कॉलेज से एमफिल पूरी करते हैं। अब देखो, राहुल गांधी तो इतना पढ़ ही चुके थे और उन्हें इतनी नॉलेज तो हो ही गई थी कि वो अपना कैरियर डिसाइड कर सकते थे, और वो ये डिसाइड कर भी चुके थे कि कुछ भी हो जाए पॉलिटिक्स में तो नहीं जाना है। वैसे भी वो बचपन से थोड़े शर्मीले टाइप के थे, ज्यादा तेज चंट नहीं थे। हो सकता है दादी और पिता की मौत के सदमे की वजह से ऐसा हो गया हो, बट उनके परिवार की लेगेसी इतनी बड़ी थी कि ना चाहकर भी घुमा फिराकर उन्हें पॉलिटिक्स में ले ही आती है। 1999 में उस समय बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही थी और अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, लेकिन बेमौसम की बरसात हुई और उनकी मम्मी सोनिया गांधी विपक्ष का रोल प्ले कर रही थी। तो पूरी कांग्रेस पार्टी जोर लगाई होती है कि अगला इलेक्शन जीतकर सोनिया गांधी को नेक्स्ट पीएम बनाया जाए। अब राहुल गांधी को समझ आ जाता है कि उनकी मम्मी भी पूरी तरीके से पॉलिटिक्स में घुस चुकी है, क्योंकि कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी थी और इसे यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता था। फाइनली 2004 का समय आता है और राहुल गांधी को पहली बार अमेठी से, जो कि कांग्रेस का गढ़ है, वहां से चुनाव लड़ाया जाता है। जो 1967 से इस सीट पर कांग्रेस को कोई भी हरा नहीं पाया था, और इस बार भी ऐसा ही हुआ। राहुल गांधी 2.5 लाख से ज्यादा मार्जिन से इलेक्शन जीत जाते हैं और उनकी पार्टी भी देश भर से जीत जाती है। तो कांग्रेस का यानी सोनिया गांधी का पीएम बनना तय हो जाता है और उसकी तैयारी भी शुरू हो जाती है। बट अचानक से राहुल गांधी एक बड़ा डिसीजन लेते हैं और अपनी माँ सोनिया गांधी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पीएम न बने। राहुल गांधी को डर था कि कहीं उनकी दादी और पिता की तरह उनकी माँ के साथ भी कुछ गलत न हो जाए। तो राहुल गांधी की बात मानकर सोनिया गांधी फाइनली 22 मार्च 2004 को डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बना देती है, जबकि मनमोहन सिंह को तो गुमान भी नहीं था कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनने जा रहा है। मैंडेट जो दिया था वो मैंडेट था श्रीमती सोनिया गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का। अब देखो, इस टाइम पे राहुल गांधी का न राइज था और न ही डाउनफॉल। वो तो उस वक्त बस अपनी लेगेसी कैरी कर रहे थे। फिर वो धीरे धीरे अपने संसदीय क्षेत्र के साथ साथ देश भर का दौरा करते हैं। फिर साल आता है 2009। इस बार भी राहुल गांधी अमेठी से ही चुनाव लड़ते हैं और इस बार पहले से भी ज्यादा मार्जिन, लगभग 4 लाख वोटों से जीत जाते हैं और देश भर में अगेन एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनती है और डॉक्टर मनमोहन सिंह को फिर से प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। अब राहुल गांधी को सब अच्छा बोल रहे थे, वो अपनी लेगेसी को अच्छे से कैरी कर रहे थे, इवन के वो खुद का भी राइज कर रहे थे। अब सबको लगने लगा था कि राहुल गांधी नेक्स्ट इलेक्शन में पीएम मटेरियल हो सकते हैं। बट जैसे ही साल 2014 आता है, सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। बीजेपी पार्टी बड़े ही स्ट्रेटेजिक तरीके से नरेंद्र मोदी को पीएम कैंडिडेट अनाउंस कर देते हैं और देश भर के तमाम मीडिया हाउसेस और सोशल मीडिया पर कैंपेनिंग एड चलाकर नरेंद्र मोदी की एक अलग ही छवि पेश करते हैं। और वहीं नरेंद्र मोदी खुद भी रैलियों में बड़े ही शानदार और लुभावने स्लोगन देते हैं।
जैसे अच्छे दिन आएंगे, हर भारतीय को 15-15 लाख रुपए दिया जाएगा, राहुल गांधी तो शहजादा है और हम गरीब चाय वाले। इस तरह के स्लोगन्स ने देश भर में लोगों को आकर्षित किया। अब होता क्या है कि लोगों में ये नैरेटिव सेट कर दिया जाता है कि चाय वाला वर्सेस शहजादा, जिसका पूरा खानदान सदियों से देश पर राज कर रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी की स्ट्रेटेजी काम कर जाती है और देश भर में कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी और बीजेपी की हवा बन जाती है, जिससे बीजेपी ये इलेक्शन बहुत बड़े मार्जिन से जीत जाती है। हार तो चलो कोई बात नहीं, बट इतना बड़ा उलटफेर। हालांकि उस समय राहुल गांधी का इंटरव्यू या फिर बॉडी लैंग्वेज देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उनको लगा कि चलो इतने सालों तक जीतते रहे तो एक बार हार गए तो क्या हुआ, फिर जीत जाएंगे। I'd like to start by congratulating the new government. बट उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि अभी तक जो चला आ रहा था वो बार बार ऐसा होने वाला नहीं है। अब होता क्या है कि 2014 में इतनी करारी हार के बाद राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी दोनों का ही डाउनफॉल शुरू हो जाता है और मोदी के पीएम बनते ही मीडिया दिन रात उनकी तारीफें करने लग जाता है और बीजेपी का मेन फेस भी नरेंद्र मोदी को बना दिया जाता है और वहीं कांग्रेस का राहुल गांधी को। तो उसके बाद बीजेपी का IT सेल और मीडिया दोनों मिलकर मोदी को महान और राहुल गांधी को बेवकूफ साबित करने लगता है। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर राहुल गांधी का मीम्स बनाकर वायरल किया जाने लगता है और उनके स्लिप ऑफ टंग्स का मजाक बनाया जाता है। उससे भी महत्वपूर्ण है कि जिस तरह की कुंद बुद्धि से भरपूर ये पप्पू जी के इस तरह, इससे आज जाकर राहुल गांधी खुद ही एडमिट कर लेते हैं कि हाँ मैं पप्पू। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ। अब ये सारी चीजें जो हो रही थी उससे कांग्रेस पार्टी का ग्राफ और डाउन हो रहा था और 2019 आते आते एक बड़ा डाउनफॉल हो जाता है। लोगों को लगने लगता है कि अब तो ये पार्टी खत्म हो जाएगी और बहुत सारों को तो ये भी लगने लगा था कि कांग्रेस पार्टी के इस दुर्दशा का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी है और लोगों ने इतना क्रिटिसाइज किया कि राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष का पद ही छोड़ दिया और 2 साल तक सक्रिय राजनीति से गायब हो गए। फिर साल आता है 2022, राहुल गांधी एक बार फिर सक्रिय राजनीति में आते हैं और देश भर का दौरा करते हैं। फिर दिसंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा पे निकल जाते हैं जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 3570 किलोमीटर का पैदल सफर पूरा करते हैं। इस यात्रा के बाद तो राहुल गांधी के इमेज और पर्सनैलिटी काफी चेंज हो जाती है और राहुल गांधी के भाषणों में भी वो मैच्योरिटी दिखने लग जाती है जो किसी पीएम मटेरियल में होनी चाहिए। उसके बाद राहुल गांधी लगातार नरेंद्र मोदी पर बोलते हैं, अडानी अंबानी पर बात करते हैं, संसद से लेकर सड़क तक आवाज उठाने लगते हैं। उसके बाद कई सारे घोटालों का मुद्दा उठाते हैं पर कोई फायदा नहीं होता। फिर कई महीनों के बाद कांग्रेस के हार की वजह तलाशते हैं। यही वजह तलाशते तलाशते वो पहुँच जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तक। वहाँ से कुछ एविडेंस कलेक्ट करते हैं और कई महीनों तक एविडेंस को खंगालने के बाद उन्हें वो सारे सबूत हाथ लग जाता है जो उनको लगता है कि उनकी पार्टी की हार की वजह है। सिर्फ मीडिया नैरेटिव और फॉल्स कैंपेनिंग ही नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन भी इसमें शामिल है। उसके बाद वो सारे सबूत के साथ 6 अगस्त 2025 को प्रेस के सामने सारा चिट्ठा खोलकर रख देते हैं क्योंकि उनका एलिगेशन पूरे एविडेंस के साथ था जिसका जवाब ना तो नरेंद्र मोदी के पास था और न ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। तो उसके कुछ दिनों के बाद इलेक्शन कमीशन सामने आता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात कहता है जिससे लोगों को लगता है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से शायद राहुल गांधी की बातें झूठी साबित हो जाए, बट हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? इलेक्शन कमीशन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी बेतुकी और बचकानी बातें करते हैं कि लोगों को पूरा यकीन हो जाता है कि नरेंद्र मोदी को चोरी से जिताया गया है और उसमें बड़ा हाथ इलेक्शन कमीशन का रहा है। और अब इन्हीं सबको लेकर राहुल गांधी बिहार के दौरे पर है और लोगों को घूम घूम कर समझा रहे हैं कि तुम्हारा वोट चोरी किया जा रहा है और सारे विपक्षी दल संसद से लेकर सड़क तक प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिससे राहुल गांधी की इमेज एक बार फिर से बनती दिख रही है और लोगों में राहुल के प्रति भरोसा भी बढ़ रहा है। और अब तो बहुत सारे लीडर्स भी मानने लगे हैं कि नेक्स्ट पीएम राहुल गांधी को बनाया जा सकता है। आपको क्या लगता है, राहुल गांधी कभी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें।